हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अंतरा हैलोजन यौगिक यानी कि इंटर हैलोजन कंपाउंड। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है कि जब दो भिन्न हैलोजन संयोग करके सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं तो इन्हें अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। मतलब कि जस्ट लाइक कि मान लीजिए हैलोजन्स के बारे में पहले जानिए। हैलोजन्स क्या होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटिन, जो कि वर्ग 17 के तत्व होते हैं आवर्त सारणी में। इनको हम लोग हैलोजन्स कंपाउंड कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये जो फ्लोरीन है वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी तत्व होता है अपने आवर्त सारणी में, और ये जो पूरा ही वर्ग है वो पूरा का पूरा क्या होता है? सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी होता है। लेकिन इनमें भी सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी फ्लोरीन होता है। फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। ब्रोमीन जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, मतलब लिक्विड अवस्था में। और ये जो आयोडीन और एस्टेटिन होते हैं वो दोनों सॉलिड होते हैं, जिसमें से एस्टेटिन क्या होता है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट समझ में आ गया? तो ये जो है आपस में ही सहसंयोजक बंध बना करके अंतरा हैलोजन यौगिक बनाते हैं। तो अंतरा हैलोजन यौगिक को हम लोग XX डैश से शो कर सकते हैं। जितना यहाँ पे X डैश का मॉलिक्यूल रहेगा उसको 2, 3 ऐसा अपने हिसाब से हम लोग बना लेते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया होगा कि जब दो भिन्न हैलोजन संयोग करके क्या करते हैं? सहसंयोजक यौगिक बनाते हैं तो इन्हें अंतरा हैलोजन यौगिक कहते हैं। अब इनका नामकरण कैसे होता है? तो इसी के बेसिस पे इसका नामकरण भी होता है। देखते हैं इनका नामकरण होता कैसे है। ठीक है, हैलोजन हैलाइड, जस्ट लाइक कि मान लीजिए हम लोग कोई भी दो जो सिमिलर ना हो ना, इस चीज को याद रखना है कि सिमिलर नहीं होना चाहिए। जस्ट लाइक कि क्लोरीन और क्लोरीन ये अंतरा हैलोजन कंपाउंड नहीं है, क्योंकि इनमें क्या है कि दो सेम मॉलिक्यूल्स या सेम एटम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है अंतरा हैलोजन कंपाउंड्स में नहीं आएंगे। हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि इसमें या तो एक क्लोरीन हो और दूसरा ब्रोमीन हो, या तो आयोडीन हो या तो फ्लोरीन हो, या कुछ भी दूसरा हो, यानी दोनों सेम नहीं होने चाहिए, तभी वो अंतरा हैलोजन यौगिक कहलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जस्ट लाइक कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं कि BrCl और Cl ये सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन्स के ये पार्टिसिपेशन करते हैं सहसंयोजक बंध बनाने के लिए, क्योंकि दोनों में कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है अष्टक पूरा करने के लिए? एक इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो क्या करते हैं कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे साझा हुआ है और एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, जो कि कैसा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। और जो इसमें डी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है, पी पाई पी पाई बॉन्ड बनता है, इसके बारे में भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। फिर हम लोग अंतरा हैलोजन यौगिक के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना सिंगल बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड है, और यह एक अंतरा हैलोजन कंपाउंड है। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका नाम कैसे रखेंगे? नाम रखेंगे, देखो यहाँ पे बोला है कि हैलोजन हैलाइड, मतलब कि एक का सिंपल नाम हम लोग को जैसा आवर्त सारणी में उसका नाम है वैसे ही लिख देना है। जस्ट लाइक इसको क्या कहते हैं? ब्रोमीन। क्या कहते हैं? ब्रोमीन। सेम टू सेम आवर्त सारणी में जैसा नाम है वैसे रख देंगे। और दूसरा जो कंपाउंड है उसका हम लोग को आइड करके जोड़ के लगाना है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोरीन। तो क्लोरीन से वो क्या हो जाएगा? क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रोमीन क्लोराइड। इस प्रकार से इसका नामकरण हम लोग करते हैं। अब जैसे जैसे इसमें मान लीजिए कि मॉलिक्यूल्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसमें ट्राई डाई ऐसे लगाते जाते हैं। जस्ट लाइक कि देखते हैं हम लोग अगला कंपाउंड IF7 हो गया। मान लीजिए IF7, इसको क्या कहते हैं हम लोग? आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ठीक है, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। इसका स्ट्रक्चर पे हम लोग नजर डालेंगे तो क्या होगा कि आयोडीन इसका सेंट्रल एटम होता है और इसके सराउंडिंग में कितने? 7 एटम्स होते हैं। F F F F F F और ये F 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये 7 एटम्स सारे के सारे किस बॉन्ड से जुड़े होते हैं? आयोडीन से सिग्मा बॉन्ड से। ठीक है, तो इसको हम लोग बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। आप लोगों को इलेक्ट्रॉन युग्म के बारे में भी समझना होगा कि बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म होते क्या हैं।
तो इसे मैं अभी समझा देता हूं, तब जाकर के आपको आगे समझ में आएगा। बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, या फिर इसको हम लोग एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। दूसरा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब ये दोनों होते क्या है, तो इसे हम लोग PCl3 के स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं। अभी हालांकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अंतर हैलोजन यौगिक पढ़ रहे हैं, लेकिन समझाने के लिए मैं किसका एग्जांपल ले रहा हूं, PCl3 का, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। ठीक है, PCl3 ये किसका स्ट्रक्चर है, PCl3 का। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे आपको ऐसे दो डॉट डॉट दिखाई देते होंगे, इनको हम लोग लुईस स्ट्रक्चर बोलते हैं। लुईस जो है एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, इस तरह के ज्यामिति को समझाने के लिए और जो कंपाउंड्स होते हैं, यौगिक होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनों का साझा को दर्शाने के लिए क्या किया, उन्होंने इस तरह की संरचना दी, जिसे हम दो बिंदुओं से या फिर एक बॉन्ड से दर्शा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऐसा इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है जो कि जोड़े में रहता है और किसी भी प्रकार का साझा से नहीं जुड़ा रहता। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का साझा हुए, देखिए यहाँ के फास्फोरस और क्लोरीन दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म कहेंगे, यानी कि ये बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म है। और जो साझा नहीं किया है और अष्टक पूरा करने में वो क्या कर रहा है, अपना रिस्पांसिबिलिटी पूरा कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या कहलाएगा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इंग्लिश में हम लोग इसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे BP से दर्शाते हैं, और इसे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, जिसे LP से दर्शाते हैं। और इसके बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जो कि VSEPR पर बेस्ड रहेगा। VSEPR मतलब कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, और इसी में ये सारी चीजों के बारे में आप लोगों को पढ़ा दूंगा। तो ये जो है हाइब्रिडाइजेशन को भी इफेक्ट करता है, यहाँ पे बॉन्ड की दूरी को भी इफेक्ट करता है कि कौन ज्यादा सटा रहेगा, कौन ज्यादा फैला रहेगा, कौन ज्यादा स्थान घेरता है, और किसमें रिपल्सन ज्यादा होता है, किसमें रिपल्सन कम होता है। ये सारा का सारा जो है VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को समझा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर तो कम से कम समझ में आ गया होगा। ये आपस में सहसंयोजक बंध क्यों बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाने के पीछे इनका रीजन है अष्टक पूरा करना। ठीक है, आप लोगों ने आयनिक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड और उपसंयोजक बॉन्ड, तीन प्रकार के बॉन्ड पढ़े हैं। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड में क्या होता है कि आयनों के मध्य साझा होता है, कोई एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और कोई दूसरा ग्रहण कर लेता है। जस्ट लाइक कि सोडियम क्लोराइड में सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और क्लोरीन जो है दूसरा अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आयनिक बॉन्ड बनता है। सहसंयोजक बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। जस्ट लाइक इसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि राजू को क्या खाना है, एक बिस्किट खाना है, और वो बिस्किट मिल रहा है 10 रुपए में। ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन राजू के पास जो है 10 रुपए नहीं है, वो 5 रुपए पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, किसी दूसरे फ्रेंड से अपना 5 रुपए मांगेगा, भाई मेरे को भी 5 रुपए दे दे, मेरे को पार्ले जी बिस्कुट खाना है, 10 रुपए में आता है। ठीक है, तो क्या करेगा कि वो 10 रुपए में दोनों जने मिला करके 5-5 रुपए मिला करके वो बिस्कुट खरीद लेंगे और दोनों मिल करके आधा आधा खा लेंगे। तो इसी टाइप से ये सहसंयोजक बंध बनता है, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का बराबर साझा होता है, ज्यादा या कम नहीं, बराबर संख्या में साझा होगा। जस्ट लाइक कि इसने एक इलेक्ट्रॉन साझा किया तो इसने भी एक इलेक्ट्रॉन साझा किया, यहाँ से एक तो यहाँ से एक, यहाँ से एक तो यहाँ से। ठीक है, तो इस प्रकार से सहसंयोजक बंध में साझा जो है बराबर की होती है। ठीक है, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया कि इसका नामकरण कैसे करना है, बंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते क्या। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये बनते कैसे, बनाने की विधि। तो बनाने की विधि इनकी काफी सिंपल है, एकदम सिंपल इसका मेथड है बनाने का। क्या करते हैं, कभी भी किसी गैस को, जस्ट लाइक कि हम लोग क्लोरीन गैस को ले लिए और हम लोग को ब्रोमीन के साथ इसका रिएक्शन कराना है। ठीक है, तो ये क्या होंगे, देखो जो भी रहता है ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, जितने भी हैलोजेंस हैं वो क्या रहते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहते हैं। और इनको रिएक्शन करने के लिए हीट की आवश्यकता पड़ती है। हीट मतलब कि उष्मा की आवश्यकता है, यानी कि गरम कर देंगे उनको तो ऑटोमेटिकली उसका रिएक्शन हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे Cl2 और Br2 को जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे 2Br बन करके सामने में आएगा, सॉरी 2BrCl, यानी कि ब्रोमीन क्लोराइड। इस टाइप का इसका रिएक्शन होता है। यानी किसी भी प्रकार का आप लोगों को इंटर हैलोजेंस कंपाउंड बनाने हैं तो उसे हायर टेम्परेचर में आप हीट कर दीजिए, लगभग इसमें 473 डिग्री
केल्विन का यूज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इतना मोस्टली इसको यूज किया जाता है इस केस में, इस रिएक्शन में। अगर दूसरा कुछ है जैसे कि क्लोरीन हो गया और आयोडीन हो गया तो उसमें टेम्परेचर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों ने नामकरण भी देख लिया। नामकरण के बाद हम लोग थोड़ा इसकी ज्यामिति और किस किस तरह के कंपाउंड्स बनते हैं उसके बारे में हम लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज देखते हैं कितने तरह के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बन सकते हैं। पॉसिबिलिटीज देखते हैं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज में हम लोग 4 टाइप्स की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज होती है। पहला है इसमें x डैश पॉसिबिलिटी, सेकंड होता है x3 पॉसिबिलिटी और थर्ड होता है x5 और फोर्थ होता है x7 डैश। ये पॉसिबिलिटीज होती हैं। इसके एग्जांपल्स हैं, पहले के लिए वही BrCl हो गया, ब्रोमीन क्लोराइड। दूसरे के लिए यहां पे हो गया ClF3, इसके लिए IF5 और इसके लिए IF7। ठीक है, तो हम इसमें हाइब्रिडाइजेशन की भी बात करेंगे कि इसमें किस प्रकार की हाइब्रिडाइजेशन पाई जाती है, इसका शेप क्या होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए आप लोग शेप और स्ट्रक्चर को एक ही समझते होंगे, लेकिन दैट इज वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। मतलब उनमें बहुत ही ज्यादा असमानता पाई जाती है शेप और स्ट्रक्चर में। उसको मैं समझाऊंगा किस प्रकार से। जस्ट लाइक कि हम लोग एग्जांपल लेते हैं ब्रोमीन क्लोराइड का। ये XX डैश टाइप का अंतर हैलोजन यौगिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं कैसे होता है इसका। ठीक है, तो BrCl, इसमें हम सेंट्रल एटम किसे माने, या आप क्लोरीन को मान सकते हो या तो ब्रोमीन को मान सकते हो, दोनों में से किसी को भी मान सकते हो BrCl के केस में। बट दूसरे केस में यहाँ पे आपको क्लोरीन को ही सेंट्रल एटम मानना पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। यहाँ पे आयोडीन को, यहाँ पे भी आयोडीन को सेंट्रल एटम मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे ब्रोमीन क्लोराइड में सेंट्रल एटम कौन सा होगा, ब्रोमीन को मान लिया। चलिए ठीक है, अब ब्रोमीन को माने, यहाँ पे क्लोरीन आ गया, ये हो गया क्लोरीन। जब आप ब्रोमीन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 35 होता है। ठीक है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू द बोर थ्योरी कितना होता है, 2 8 18 और इतना ब्रोमीन का लास्ट ऑर्बिटल में कितने इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो ब्रोमीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और एक 7। तो ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन है उसको तो क्लोरीन के साथ में ये साझा कर लिया, बचे 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ों के रूप में पाए जा रहे हैं। देखिए मैं इसको जोड़ों के रूप में लुईस स्ट्रक्चर में समझाया हूं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, जोड़ों के रूप में ही अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे शो करेंगे। तो इस प्रकार से देखिए इसमें टोटल बॉन्ड पेयर की संख्या कितनी है, बॉन्ड पेयर की संख्या 1 है जो कि क्लोरीन के साथ बना हुआ है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 और लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और टोटल यहाँ पे लॉन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू कितना। हाँ, और बॉन्ड पेयर में एक चीज याद रखना है कि हमेशा हम लोगों को सिग्मा बॉन्ड को लेना है हाइब्रिडाइजेशन शो करने के लिए। तो जब यहाँ पे 4 आया तो दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इस चीज को याद रखना है। एक पैरामीटर आप लोग याद रख लीजिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और प्लस लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन ये जो है फार्मूला है। यदि मान लीजिए यहाँ पे, मतलब मैं एक यहाँ पे आंकड़ा रख रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। यदि मान लीजिए बॉन्ड पेयर में कौन सा, सिग्मा बॉन्ड वाला बॉन्ड पेयर, और लॉन पेयर में लॉन पेयर तो लॉन पेयर ही होता है। ठीक है, जिसमें 2 जोड़ी पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो यदि बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का प्लस कितना आ गया, बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का +2 आ जाता है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp। और बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर का जो योग है वो यदि 3 आ जाएगा तो ये होगा sp2, और यदि 4 आ गया तो ये हो गया sp3। यदि ये 5 आ गया तो ये होगा कितना, sp3d, और 6 आ गया तो sp3d।
D2 और यदि 7 आ गया तो sp3d3। ये किसका योग है? बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। और बॉन्ड पेयर में कैसा बॉन्ड पेयर? कौन सा बॉन्ड पेयर? सिग्मा बॉन्ड पेयर को हम लोगों को लेना है, तो दैट इज सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के बारे में मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर इज इक्वल टू कितना आया, उसका सम किया तो 4 आया। ठीक है, इसका 4 आया, मतलब कि यहाँ पे कौन सा मतलब हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है। बट हम इसकी बात करें कि स्ट्रक्चर और शेप कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर और शेप में काफी डिफरेंट होता है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसे हम लोग देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर और शेप में क्या अंतर है। किसी भी जब हम लोग देखिए कॉमन से यदि sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, मतलब उसका सीधा सीधा कंडीशन यह है कि ये कैसा स्ट्रक्चर होगा? टेट्राहेड्रल। कैसा स्ट्रक्चर होगा? टेट्राहेड्रल, यानी कि चतुष्फलकीय संरचना होगी। कैसी होगी? चतुष्फलकीय। ये क्या है? चतुष्फलकीय इसका संरचना है। ठीक है, चतुष्फलकीय उसका संरचना है ना कि उसका आकार। आकार दूसरा होता है। आकार मतलब होता है शेप। आकार क्या होगा? संरचना तो चतुष्फलकीय हुई है। ठीक है, चतुष्फलकीय बना कैसे, और उसका मैं डिटेल से यहाँ पे चित्र बना देता हूँ। देखिए, ये हो गया ब्रोमीन सेंट्रल एटम, और यहाँ पे ये जो है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा? देखिए, ये टेट्राहेड्रल संरचना बना रहा है। ठीक है, चतुष्फल, एक चतुष्फल की संरचना यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, समझ में आ गया ना? बट इसका आकार क्या होगा? संरचना तो चतुष्फल की है, आकार में एक चीज याद रखिएगा, हमेशा हम लोग को सिग्मा बॉन्ड को लेना है। कौन सा बॉन्ड को? सिग्मा बॉन्ड को। और देखना है कि सेंट्रल एटम और सराउंडिंग एटम के बीच में कैसा स्ट्रक्चर बन रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया ब्रोमीन और ये हो गया क्लोरीन, इसके बीच में केवल एक सिग्मा बॉन्ड है जो कि कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है? लीनियर। दैट इज लीनियर, मतलब कि रेखीय स्ट्रक्चर इसका होगा, रेखीय संरचना होगा। कैसा संरचना होगा? रेखीय संरचना, सॉरी संरचना बोल रहा हूं, आकार होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसका जो आकार है वो रेखीय होगा और संरचना कैसी होगी? चतुष्फलकीय होगी। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग, किसके लिए? ClF3 मतलब XX-3 इसके लिए। ठीक है, तो देखते हैं इसका क्या होता है। ClF3, अब यहाँ पे क्लोरीन जो है सेंट्रल एटम होगा और सराउंडिंग में इसके क्या होंगे? फ्लोरीन होंगे, F एंड F। अब जानते हैं कि क्लोरीन जो है, क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं टोटल, जिसमें से इसके लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, 8 एंड 7। इसके भी लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 7 इलेक्ट्रॉन में से देखिए 1, 2 एंड 3 को तो ये क्या कर लिया है? साझा कर लिया है। किसके साथ? क्लोरीन के साथ साझा कर लिया है। और इसके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स बच गए? अब 3 में से 3 इलेक्ट्रॉन तो साझा कर दिया क्लोरीन के साथ। कितना बचा? 4 इलेक्ट्रॉन बचे, 1 2 3 और 1 4 इलेक्ट्रॉन बच गए लास्ट ऑर्बिटल में इसके। तो यहाँ पे देखिए, अब बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर को फिर से हम लोगों को काउंट करना है। व्हाट इज द स्टेट ऑफ बॉन्ड पेयर? बॉन्ड पेयर की यहाँ पे संख्या कितनी है? नंबर कितना है? 1 2 और 3। ये भी साझा किया हुआ है ना, इस चीज को याद रखना। एक बॉन्ड पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वो कैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बंधी इलेक्ट्रॉन्स, याद रखना। ठीक है, और ये लॉन पेयर है। तो बॉन्ड पेयर में यहाँ पे नंबर ऑफ 3 बॉन्ड पेयर्स हैं, और यहाँ पे लॉन पेयर कितने हैं? लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 1 और 2। पेयर मतलब की जोड़ी, वो हमेशा जोड़ी में रहेंगे। यहाँ पे भी जोड़ी है और यहाँ पे भी जोड़ी। 3 को आप जोड़ी नहीं बोल सकते। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो यहाँ पे 2 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। टोटल यहाँ पे देखा जाए तो बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर का इक्वल कितना आया है? 5। बॉन्ड पेयर प्लस लॉन पेयर इज इक्वल टू 5। तो व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन दिस स्ट्रक्चर? sp3d। यहाँ पे देख रहे हो sp3d स्ट्रक्चर। ठीक है, समझ में आ रहा है इसकी संरचना?
sp3d के हिसाब से होगी। sp3d हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे पाया जाएगा, ठीक है। और sp3d स्ट्रक्चर के लिए जो संरचना होती है वो क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन 11th में आप लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसकी संरचना होती है sp3d के लिए त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, याद रखना। तो इसका स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, ठीक है। संरचना त्रिकोणीय यानी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, त्रिकोणीय पिरामिडीय। ये स्ट्रक्चर होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर। ये तो संरचना हो गई, लेकिन इसका आकार क्या है? आकार में हम लोग को याद रखिए, पहली बार में बताया कि यहाँ पे क्या करना है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करना है, यहाँ पे ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। तो इसका आकार क्या हो जाएगा? देखिए आकार को कुछ दिखाई दे रहा है क्या? आकार में यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा है क्या? ऑफ कोर्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए F और यहाँ पे Cl है, यहाँ पे F और यहाँ पे Cl है, सॉरी F फ्लोरीन। तो इस स्ट्रक्चर को देखिए कैसा दिखाई दे रहा है, ये टी आकृति का दिखाई दे रहा है, टी शेप। तो इसका आकृति है टी शेप, इसको बोलते हैं टी शेप, टी आकार का है ये। तो आकार इसका कैसा है? टी शेप का, जबकि इसका स्ट्रक्चर कैसा है? त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, सॉरी यार यहाँ पे द्विपिरामिडीय होगा ना, द्विपिरामिडीय यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर इसका होगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना? ठीक। अब इसका हम लोग स्ट्रक्चर को, यदि आप लोगों को कंफ्यूजन है कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसा होगा, तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जब आएगा हाइब्रिडाइजेशन वाला, उसमें आप लोग देख लीजिएगा इस चीज को, ठीक है। क्योंकि अभी समय का यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, मेरे को कंप्लीट कराना है इतना सारा, तो वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बता दूंगा। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर IF7 का। इसका स्ट्रक्चर IF7, सॉरी यार IF5 किस टाइप का है? ये XX-5 टाइप का ये इंटरहैलोजन कंपाउंड है, ठीक है, जिसमें देखिए सेंट्रल एटम में आयोडीन रहेगा और सराउंडिंग में क्या रहेगा? फ्लोरीन रहेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो स्ट्रक्चर बनाना चालू करते हैं। देखिए आयोडीन के पास भी कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लास्ट ऑर्बिटल में 53 होता है ना आयोडीन का, आयोडीन 53, ठीक है। तो इसके लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका 2 8 8 18 18 32 32 ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन में जो है 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 और 6 और 7 इलेक्ट्रॉन में से 5 इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा? साझा करेगा। किसके साथ साझा करेगा? क्लोरीन के साथ, सॉरी यार फ्लोरीन के साथ साझा करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो फ्लोरीन के साथ इसमें 5 इलेक्ट्रॉनों का साझा करवा देते हैं। ये हो गया F, ये हो गया F, ये F और ये F, ये F और ये बच गया लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। समझ में आ गया ना? काउंट करो लॉन पेयर कितना है? 1 2 3 4 5 एंड लॉन पेयर कितना है? लॉन पेयर कितना है यहाँ पे? 1 लॉन पेयर, ओनली 1 लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस प्रेजेंट इन दिस स्ट्रक्चर। समझ में आ रहा है? टोटल कितना हो गया? 5 और 1 6 मींस कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? 6 मतलब sp3d2, यहाँ पे स्ट्रक्चर होगा sp, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। और इस बेसिस पे इसका जो संरचना कैसा हो जाएगा? स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा? इसका संरचना जो कॉमनली sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए संरचना होता है, वो संरचना कैसा है? संरचना, इसका संरचना होगा अष्टफलकीय, जिसका सभी जो इसका एंगल रहता है, कोण रहता है, वो कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है ना, 90 डिग्री का। समझ में आ रहा है ना? अष्टफलकीय संरचना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसके शेप की बात करते हैं हम। देखिए शेप कैसा है इसका? शेप यानी कि आकार, समझना इसके शेप को कैसा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आ गया तो इसके आकार को हम लोग समझते हैं कि कैसा होगा।
आकार में हम लोगों को लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना पड़ता, इसमें क्या करते हैं हम लोग ओनली बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लेते हैं, ठीक है। तो मैं इस स्ट्रक्चर को मिटा करके थोड़ा दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर बनाता हूं ताकि आप लोगों को इसका शेप समझ में आ जाएगा, ठीक है। हम इस स्ट्रक्चर को कुछ इस टाइप से भी बना सकते हैं। यहां पे फ्लोरीन को डाल दिए ऊपर में और ये हो गया, ये फ्लोरीन 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 एंड आयोडीन। अब नीचे का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना है ना इस शेप में, तो शेप को ही केवल समझा रहा हूं, जस्ट लाइक आपको कंफ्यूजन है तो लो ऐसे कर दिया। यहां पे हो गया, समझ में आ गया, IF5 समझ में आ गया ना। तो यहां पे फ्लोरीन को ले लिए तो हम लॉन पेयर को भी हटा देते हैं शेप समझने के लिए, इसके चारों कोनों को आपस में मिला देंगे। ये कैसा बन गया, वर्ग बन गया। हालांकि आपको आयताकार दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअली में कैसा है, वर्गीय है, ठीक है। कैसा है ये, स्क्वायर शेप में, ठीक समझ में आ गया ना, वर्गीय है। अब ये जो है ऊपर में जो फ्लोरीन है इससे सभी को मिला दो, कैसा बन जाएगा, एक पिरामिड बन जाएगा। कैसा पिरामिड बनेगा, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक ऐसे करके एक वर्ग बना दिया, एक कोने में, दो कोनों में, तीन कोनों में, चार कोनों में। चारों कोनों में क्या है, यहाँ पे फ्लोरीन है और ऊपर में एक फ्लोरीन है। तो चारों कोनों को जब उससे मिलाएंगे हम लोग तो क्या होगा, उसमें एक कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, वर्गीय संरचना बन जाएगा। तो वर्गीय संरचना और पिरामिडीय संरचना दोनों एक टाइप का बन जाएगा। तो हम लोग इसका शेप को कहेंगे वर्ग पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय संरचना, पिरामिडीय, वर्ग पिरामिडीय। इसका सॉरी यार, आकार क्या होगा, वर्ग पिरामिडीय होगा, ठीक है। संरचना कैसा है, अष्टफल की संरचना है, अष्टफल की, और सभी इसका जो एंगल होगा 90 डिग्री का होगा, इस चीज को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया IF7 का शेप एंड स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिडाइजेशन, और इसका स्ट्रक्चर भी सारा चीज मैंने बता दिया, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचा कौन सा, IF7 यानी कि आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। ये क्या है, आयोडीन पेंटाफ्लोराइड है, और ये क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड को। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड IF7 कैसे टाइप का है, ये XX-7 टाइप का है। ये बताइए कि X से क्यों दर्शाते हैं हम लोग, ये XX क्यों लिखे हुए हैं, हैलोजन्स को X से दर्शाते हैं, इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। जब आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो वहां पे X मतलब की समझ जाना सीधा सीधा हैलोजन्स है, R मतलब वो एल्किल ग्रुप है, तो बहुत सारे ऐसे सिंबल्स होते हैं। OH हो गया मतलब कि वो अल्कोहल का ग्रुप है, ROR मतलब वो ईथर है, RCOR मतलब वो कीटोन है। तो ये सारे चीजों को आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो यहाँ पे IF7 की स्ट्रक्चर को हम लोग बनाते हैं। ये हो गया I, फिर यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आयोडीन में, लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को हमने डाल दिया, सभी से फ्लोरीन अटैच कर देते हैं। ये हो गया फ्लोरीन, और ये फ्लोरीन, टोटल फ्लोरीन। यहाँ पे देखिए आपको कहीं पे भी लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने हैं, 7। तो 7 + 0 = 7। तो जब 7 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, sp3d3। तो देयर हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d3, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन, समझ में आ गया ना। अब क्या है कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन के लिए स्पेसिफिकली इसका जो स्ट्रक्चर होता है, संरचना होता है, वो कैसा होता है, पंचकोणीय द्विपिरामिडीय, यानी कि या उसको पंचभुजीय द्विपिरामिडीय या पेंटागोनल बाइपिरामिडल ये सब बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या होगा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसके शेप की बात करें, शेप तो इसका थोड़ा सा मिस्टेक होगा ना कि वही रहेगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझने वाली बात है, यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है,
बिल्कुल एब्सेंट है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, शेप और स्ट्रक्चर दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जैसा इसका शेप वैसी उसका स्ट्रक्चर। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको हम लोग काउंट नहीं करते, इसलिए उसका शेप बदल जाता है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर और शेप दोनों क्या रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर को और डिटेल से थोड़ा अच्छे तरीके से बना देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे आयोडीन हो गया, आयोडीन के सराउंडिंग में हम लोग को फ्लोरीन डालना है, तो ये याद रखिए कि इसके सराउंडिंग में प्लेनर प्लेट में जो प्लेनर है उसमें 5 हम लोग को एटम को यहाँ पे फ्लोरीन एटम को व्यवस्थित करना है। मान लीजिए कि मैं चौक रखा हूँ हाथ में, यहाँ पे क्या है कि ये जो है आयोडीन है, तो इसके सराउंडिंग में हम लोग को 5 को रखना है, 1 2 3 4 और 5, और एक को ऊपर में रखना है और एक को नीचे में रखना है। तो इस प्रकार से टोटल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ना। तो हम लोग क्या कर दिए, इसके सराउंडिंग में लोग 1 2 3 4 और ये 5 रख दिए, और ये सब फ्लोरीन है, फ्लोरीन ये डाल दिए, एक इसके नीचे में डाल दिए और एक उसके ऊपर में डाल दिए। तो इस प्रकार से ये पंचकोणीय बना लिया ना, प्लेनर में पंचकोणीय बना लिया। जब इस पांचों कोण को ऊपर वाले से मिलाएंगे जस्ट लाइक ऐसे, ठीक है, तो ये एक पिरामिड बना लेगा, नीचे से भी मिलाएंगे तो फिर भी वो एक पिरामिड बना लेगा। तो इसीलिए उसे कहते हैं पंचकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना। और इसका शेप और संरचना दोनों कैसा होगा, एक समान होगा, क्योंकि यहाँ पे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, 0 है, कहीं पे भी प्रेजेंट नहीं है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने अंतरा हैलोजन यौगिकों के स्ट्रक्चर को समझा, नामकरण को समझा, बनते कैसे हैं उसको समझा, अभिक्रिया कैसे कराते हैं उसको समझ लिए। हाँ, अब इसका समझना हम लोग को एक बेसिक चीज, और वो बेसिक चीज क्या है कि जो अंतर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो वाटर के साथ रिएक्शन करके कैसा स्ट्रक्चर देते हैं या उसको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यहां तक आप लोगों को टोटल चीज इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी, तो इसे मिटा देते हैं और नेक्स्ट हमारे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। जब इंटर हैलोजन कंपाउंड्स वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे H2O के साथ, तो ये क्या देते हैं, ऑक्सो एसिड्स। इस चीज को याद रखिएगा, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स जब वाटर के साथ में रिएक्शन करेंगे तो ये ऑक्सो एसिड्स कहलाते हैं। ये N ले लो, N की जगह में क्या कर सकते हैं हम लोग 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। जनरली क्या लिखा जाता है 1 3 5 और 7, जो इसके कौन से नंबर होते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर मतलब कि 1 3 5 7 ये सब ऑड नंबर है, इसको रखा जाता है। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से 4 प्रकार के ऑक्सो एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला है हम लोग का HClO, दूसरा है HClO2, तीसरा है HClO3, चौथा HClO4। ये सभी ऑक्सो एसिड्स हैं जो कि वाटर के साथ, जो अंतरा हैलोजन यौगिक है उनका वाटर के साथ जब क्या होता है, रिएक्शन होता है, तब ये सारे ऑक्सो एसिड्स बन करके सामने आते हैं। तो पहला जो है HClO, उसको हम लोग हाइपोक्लोरस अम्ल कहते हैं, हाइपोक्लोरस अम्ल। हाइपोक्लोरस एसिड, और इसको क्लोरस एसिड। क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। ये 4 प्रकार के कंपाउंड्स हैं जो कि ऑक्सो एसिड्स हैं। कैसे बनते हैं, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स को किसमें रिएक्शन कराने से बनते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन कराने से बनते हैं।
इसके स्ट्रक्चर का बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्ट्रक्चर बस इसका मेन है, उसके बाद ये जो है टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसका पहला हम लोग लेते हैं HClO, हाइपोक्लोरस एसिड, बीच में ऑक्सीजन और साइड में क्या हो जाएगा क्लोरीन। तो इस प्रकार से HOCl, जिसको हम लोग HClO भी बोल सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। लीनियर स्ट्रक्चर होता है इसका। दूसरा इसका है HClO2। तो इसमें क्या होगा कि एक साइड OH मॉलिक्यूल लग जाता है। ये हो गया H, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, Cl और डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से ये क्या हो गया HOClO। ये हो गया कौन सा एसिड? क्लोरस एसिड। ठीक है, समझ में आ गया, क्लोरस एसिड। नेक्स्ट थर्ड है HClO3। HClO3 कौन सा एसिड? क्लोरिक एसिड। क्लोरिक एसिड स्ट्रक्चर कैसा होगा क्लोरिक एसिड का? इसमें ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि सीधा सीधा यहाँ पे कितने 2 पाई बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन को सेंट्रल एटम के थ्रू ले लीजिए, एक हो गया और ये हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ से OH को ले लिए 1 2 3 4 5। ठीक, राइट, ये हो गया, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म बच जाएंगे, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। इस प्रकार से क्लोरीन का कितना हो गया देखो 1 2 3 4 सॉरी साझा किया तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है, HClO4 मतलब कि पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड, पर क्लोरिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर में 3 तो पाई बॉन्ड पाया जाएगा, क्लोरीन सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, और इसमें 3 तो पाई बॉन्ड पाया जाएगा। पाई बॉन्ड किसमें होते हैं? जो डबल बॉन्ड होते हैं या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उसमें पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा होता है, दूसरा क्या होता है पाई। तो इसमें भी सिग्मा और एक पाई, और ये सिग्मा और एक पाई। ठीक है, तो 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे पाया जाएगा। पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बारे में नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, बोला हूं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया 3 यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, और देखिए क्लोरीन के पास जितना भी था 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो 7 में से 6 को ये क्या कर दिया, साझा कर दिया, बचा कितना 1 इलेक्ट्रॉन, जो कि किसके साथ कर लेगा OH के साथ। इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर बना। और हाँ, हाइब्रिडाइजेशन भी वैसे निकाल सकते हो, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड को ही हम लोग काउंट करते हैं, तो सिग्मा बॉन्ड ये काउंट किए तो 1 2 3 एंड 4 सिग्मा बॉन्ड मींस sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप लोगों का इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट चैप्टर डी एवं ए ब्लॉक के तत्वों के बारे में पढ़ाऊंगा, साथ में हाइब्रिडाइजेशन का भी वीडियो आ जाएगा, VSEPR थ्योरी का वीडियो आ जाएगा, बहुत सारे वीडियो अभी आने बचे हुए हैं। ठीक है, सभी वीडियो को देखिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं और लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।